स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सारिका। तो यूपी में एक नया नियम लागू कर दिया गया है। जो तमाम शादियां अब के बाद होगी उनका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है और सभी धर्मों पर यह रजिस्ट्रेशन एक्ट लागू होगा। किसी धर्म विशेष को, किसी समुदाय विशेष को इस रजिस्ट्रेशन एक्ट से छुटकारा या छुट्टी नहीं मिलेगी या छूट नहीं मिलेगी। अब ट्रिपल तलाक को लेकर विवाद अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अब ये नया एक्ट, इसको लेकर अब नया विवाद शुरू हो गया है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान होंगे। हमारे साथ प्रेम शुक्ला बीजेपी नेता होंगे, जफर अमीन हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता हैं, शाइस्ता अंबर हमारे साथ हैं प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, विजय शंकर तिवारी वीएचपी के नेता, अब्दुल हमीद नौमानी धर्मगुरु हमारे साथ हैं। इसके अलावा मुफ्ती एजाज कासमी सदस्य हैं ये AIMPLB के, और इसके अलावा हमारे साथ साजिद रशीदी हैं, ये भी धर्मगुरु हैं। साथ ही हमारे साथ पब्लिक भी हैं, उनसे भी उनका ओपिनियन जानेंगे कि इस पूरे मामले पर उनका क्या कुछ कहना है। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। यूपी की योगी सरकार अब शादी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य करने जा रही है। नया कानून बनने के बाद हर मजहब के लोगों को शादी का पंजीकरण कराना होगा। मुस्लिमों को भी इस नियम से छूट नहीं मिलेगी। महिला कल्याण विभाग इसके नियम कायदे तैयार कर रहा है। जल्द ही योगी कैबिनेट इस पर मुहर लगाने वाली है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये आदेश दिया है पूरे देश के जितनी गवर्नमेंट्स हैं, सरकारें, कि अब जो भी विवाह भारत में हो उसका पंजीकरण होना चाहिए। इस संदर्भ में बहुत सारे प्रदेशों ने इसे लागू कर दिया है। उत्तर प्रदेश में भी लागू होना चाहिए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सबके लिए मान्य होता है। अब हमारी सरकार इस पर विचार कर रही है और शीघ्र ही इसमें कोई फैसला होगा। नया नियम लागू होने के बाद रजिस्ट्रेशन न कराने वालों को सरकारी सेवा का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा बाल विवाह पर भी नकेल कसी जा सकेगी। साथ ही जबरन शादी करने पर भी रोक लग सकेगी। इसके अलावा पति या पत्नी के जिंदा रहते शादी करने की कोशिश पर भी लगाम लगेगी। पहले से शादीशुदा लोगों को इस नियम से छूट मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही योगी सरकार ने इस बारे में मसौदा तैयार करने के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया था। अप्रैल 2012 में यूपीए सरकार ने भी इसे जरूरी कर दिया था। पिछली एसपी सरकार ने भी अहमद हसन की अगुवाई में कमेटी बनाई थी, लेकिन ये कवायद परवान नहीं चढ़ पाई। रजिस्ट्रेशन बस शादी का पहले भी सेक्रेटरी करते रहे हैं लोग, लेकिन हिंदू मुस्लिम दो करके इन लोगों ने मुस्लिमों को भय का वातावरण में जीने के लिए इन्होंने ये अभियान को चलाया है। और कुछ भी नहीं करना, विकास तो इनको कुछ करना ही नहीं है। और मुद्दा ढूंढ रहे हैं, जैसे 3 तलाक, गोवध, नमामि गंगे। चूंकि सरकार ने एक ये फैसला किया है और सरकार ने ये अनिवार्य किया है, तो मुझे लगता है कि सारे लोगों को इस पर अमल करना चाहिए। सिर्फ एक हुक्म सादिर करने से या किसी चीज को अनिवार्य करने से उस मसले का हल नहीं हो जाएगा। बिहार, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और केरल में ये नियम पहले से ही लागू हैं। इन राज्यों में पंजीकरण न कराने वालों से जुर्माना भी वसूला जाता है। टीम न्यूज़ नेशन। तो सवाल है कि जब पहले से ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 2006 से, अब जाकर ये लागू किया जा रहा है, तो इतनी देर क्यों? और अगर लागू किया जा रहा है तो इतना बड़ा विवाद क्यों? प्रेम शुक्ला जी, सबसे पहले आपसे यही सवाल, क्या है यूपी के सरकार की सोच और मर्जी इस पूरे मामले को लागू करने से पहले? निर्णय है, उस निर्णय को बहुत सारे स्टेट्स ने कंप्लाई किया हुआ है, कुछ स्टेट्स ने उसको कंप्लाई नहीं किया। उत्तर प्रदेश में भी मुझे लगता है कि लैंगिक न्याय दिए जाने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश में हमारी महिलाओं को जो है वो पूरा अधिकार मिलना चाहिए और इसीलिए इस आधार पर कल कोई जो है विवाह कर ले और पंजीयन ना करे, उसके कारण यदि किसी का अधिकार जो है उससे वंचित रह जाए तो उसके अधिकार को सुनिश्चित करना ये राज्य का कर्तव्य होता है। जब केरल जैसे राज्य में लागू किया जाता है तो मुझे लगता है किसी को उस पर आपत्ति नहीं होती। बिहार जैसे राज्य में लागू किया जाता है उस पर किसी को आपत्ति नहीं होती। उत्तर प्रदेश में वही कानून लागू किया जाता है तो उसको सांप्रदायिक चश्मे से लोग देखने लगते हैं। तो मुझे लगता है ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इसको विशुद्ध तौर पर जो है सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार एक तरह का जो है लैंगिक समता के आधार पर लागू किया जाने वाला एक कानून है। इसमें किसी प्रकार की राजनीति तराशने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जफर अमीन साहब, आपको आपत्ति क्या है इस पूरे मामले पर, और आपत्ति है भी क्या? जी देखिए, अभी तक उत्तर प्रदेश की सरकार कुछ कर नहीं पाई है। बिजली देने को कहा उसने, बिजली नहीं दे पाई।
दलितों और अल्पसंख्यकों के साथ घोर अत्याचार हो रहा है। जाति विशेष की सरकार चल रही है। किसानों का कर्जा माफ करने के लिए कहा, उसमें भी कोई कदम नहीं उठाया। लॉ एंड ऑर्डर की बुरी स्थिति है, इतनी खराब स्थिति है कि जनता करा रही है। ये महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। इन्हीं के गृह जनपद गोरखपुर के अंदर इनके विधायक ने एक IPS महिला अधिकारी को जिस तरह बेइज्जत किया कि मारने तक के लिए दौड़ गए। तमाम दरोगाओं को जो महिलाएं हैं उनके साथ लेकिन जफर अमीन साहब वो लॉ एंड ऑर्डर का मसला दूसरा है, वो किसी से छुपा नहीं। जफर अमीन साहब लॉ एंड ऑर्डर का मसला सारे भ्रष्टाचार को नहीं। सरिता जी सुन लीजिए, हम वही बात मुद्दे की बात पहले एक बात बताइए। नहीं, अभी तक कुछ नहीं कर पाई, वही बात कर रहे हैं। अभी तक कुछ नहीं कर पाई बीजेपी की सरकार। आपकी सरकार भी तो इसे लागू नहीं कर पाई। आपकी सरकार भी तो इसे लागू नहीं कर पाई। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ। अब लॉ एंड ऑर्डर का मसला हम डिस्कस करने नहीं बैठे हैं यहाँ। अरे वही बताइए, आपकी सरकार ने भी तो कमेटी बनाई। आपकी सरकार, महिलाओं के साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, वो अलग महिलाओं की हत्या हो रही है। जफर अमीन साहब मुद्दे को ना भटकाएं। पहले हमारे मेरा सवाल सुन लीजिए। दलितों के जफर अमीन साहब पहले सवाल सुनिए। और जिस तरह महिलाओं के साथ जफर अमीन साहब पहले सवाल सुनिए, मुद्दे को मत भटकाइए। महिलाएं अपमानित हो रही है उत्तर प्रदेश की सरकार में। आपके हिसाब से ये लागू नहीं होना चाहिए? आपके हिसाब से ये लागू नहीं होना चाहिए? हम मुद्दे की बात कर रहे हैं, वही मुद्दे की बात कर रहे हैं। आपके हिसाब से लागू नहीं होना चाहिए? ये इन्होंने नई बहस छेड़ा है ताकि लोगों के दिमाग बढ़ जाए, लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से बढ़ जाए। चलिए शाइस्ता अंबर जी, आप क्या कहेंगी? महिलाओं के हक की बात होगी क्योंकि कई सारे इसके फायदे गिनाए जा रहे हैं। बिना मर्जी के महिलाओं का कोई विवाह नहीं कर पाएगा, कम उम्र में विवाह नहीं कर पाएगा, तलाक जैसे मसलों में महिलाओं की इच्छा के बिना नहीं हो पाएगा। इतने सारे फायदे हैं। देखिए, मैरिज रजिस्ट्रेशन तो 1400 साल पहले है। अल्लाह ताला के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा प्रूफ के साथ रिटर्न में तहरीरी तौर पे निकाह रजिस्टर कराया। लेकिन अब हम किसी भी देश में रहेंगे तो किसी भी देश में जो कानून बनेगा पंजीकरण का, चाहे पैदा होने का, चाहे मरने का, चाहे शादी का, तो चाहे तलाक का, कम से कम लोगों के वहाँ तो एक कार्यालय में ये चीजें पंजीकृत होनी चाहिए ना। और सारिका जी मैं कहना चाहूंगी 2009 में 2010 में जब बिल्कुल, अरे मैं मेरी बात पूरी होने दीजिए। 2008 में जब प्रतिभा पाटिल जी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थी तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था निकाह रजिस्ट्रेशन का, मैरिज रजिस्ट्रेशन का। कोई भी धर्म समुदाय मतलब आप इससे इत्तेफाक रखती हैं तो महिला कानून का पालन होना चाहिए। ये रजिस्ट्रेशन करवाया था जी, बिल्कुल, इसमें फोटो भी लगी हुई है। हाँ जी, ये मैरिज रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जरूरी है। और दुल्हन दूल्हा की फोटो होनी चाहिए और काजी उस पे गवाही दे कि हाँ ये दुल्हन दूल्हा एक दूसरे को इनकार नहीं कर सकते कि ये मेरी बीवी नहीं है। कल को इनकार कर देते हैं। नया काम नहीं किया तो विरोध क्यों जफर अमीन साहब? यही तो सवाल है कि विरोध के नाम पर विरोध करेगा क्या विपक्ष? लेकिन तो कासमी साहब, नुमानी साहब नहीं, आप ये नया काम कहाँ है? 100 साल पहले नया काम का रजिस्ट्रेशन तो हो रहा है। आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। शादियों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। लेकिन अब जो लोग कागज भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं तो इसका ये मतलब थोड़ी हुआ कि रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। ना कम उम्र में विवाह हो पाएगा, ना ही बाल विवाह हो पाएगा, बहु विवाह की प्रथा भी रुक जाएगी। इतने सारे फायदे हैं। और कुछ चाहे 3 तलाक की बात की जाए, चाहे मैरिज रजिस्ट्रेशन की बात की जाए, हर बात में इस तरह से मुस्लिम समाज में खौफ क्यों पैदा हो जाता है? क्यों सियासत होने लगती है इन बातों पर? देखिए, इन चीज़ों को खासतौर से सियासी बना दिया जाता है, मुद्दा बनाया जाता है जानबूझ करके। बिल्कुल, ये कोई मुद्दा है ही नहीं। ऐसी बातें हमेशा से उठती रही हैं। सुप्रीम कोर्ट का जहाँ तक हवाला दिया जाता है, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कभी कोई ऑर्डर नहीं किया है। ऑर्डर किया जाता तब तो 100% सबको फुलफिल करना पड़ता। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन आता रहता है इस तरीके का कि ऐसा होना चाहिए, और इसके लिए तो बाज़ाब्ता एक्ट बनाना पड़ेगा। ये पार्लियामेंट का काम है, सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। दूसरी बात, मैं देखिए, अगर ये पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन निकाह की वैलिडिटी पर अगर कोई क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है, शादी की वैलिडिटी पर, तो यकीनन ऑब्जेक्शन होगा मुसलमानों के लिए। शादी की वैलिडिटी पर ऑब्जेक्शन मतलब? लेकिन अगर शादी मिसाल के तौर पर कि शरई तरीके से, इस्लामिक तरीके से शादी किया हमने, वो शादी हमारी वैलिड हो गई। उस पर तो नहीं होगा, लेकिन 3 तलाक पर सवाल उठेगा साहब। 1 मिनट, 3 तलाक पर उठेगा। हाँ, वो शादी वैलिड हो गई। वैलिड मानते हुए अब उसको अगर कहा जाता है कि चलो भाई उसको रजिस्ट्रेशन भी करा लो, तो उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर कहा जाए कि आपने जो शादी किया है वो वैलिड ही नहीं हुआ, जब तक सवाल ही नहीं है वो तो। लेकिन हाँ, उम्र कम होगी तब वो वैलिडिटी नहीं
नहीं मानी जाएगी। उम्र कम होगी तो वैलिडिटी नहीं मानी जाएगी, इंटरफेरेंस होगा, फिर वो मुदाखलत होगी और उस पर वो ऑब्जेक्शन होगा। विजय शंकर तिवारी जी, जब इतने सारे ऑब्जेक्शंस होते हैं और मुस्लिम समाज ये कहता है कि आरएसएस या जो बीजेपी से जुड़े हुए ऑर्गेनाइजेशंस हैं कहीं ना कहीं से वो अपनी बात मनवा रहे हैं, अपना एजेंडा रखवा रहे हैं। देखो सारिका जी, जब कोई भी सरकार पूरी आबादी के लिए कोई निर्णय करती है तो मुझे लगता है उसमें कोई भी विभेद होने की कोई आवश्यकता नहीं है और उसको उसके बीच में विवाद पैदा करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन ऐसे किसी भी विषय पर जब विवाद पैदा होता है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसमें क्षुद्र मानसिकता ध्यान में आती है। पिछली वाली सरकार थी उत्तर प्रदेश की, जहाँ पर यह विषय आया था, लेकिन उसमें वो नहीं लिया गया। और वो सरकार वो थी कि जो मुस्लिम समाज के लिए अगर आकाश से तारे तोड़ के लाने की बात होती तो वो भी तारे तोड़ के लाने के लिए लालायित रहते थे। अब जब ये हो रहा है तो उन्हीं के एक नेता उसका विरोध कर रहे हैं। मुझे लगता है कि एक अच्छा निर्णय है, उसका स्वागत होना चाहिए। सवाल आपकी सरकार पर है, क्योंकि आपकी सरकार ने भी कमेटी बनाई थी इसको लागू करने के लिए, अहमद हसन की, लेकिन तब लागू नहीं हुआ क्योंकि मुस्लिम विरोध हुआ। क्या आपकी सरकार अपीजमेंट के डर से लागू नहीं कर पाई? सुनिए, नहीं सरिता जी, विरोध नहीं हुआ, ये झूठ बोल रहे, विरोध नहीं हुआ। और रिकॉर्ड उठा के देखिएगा, सबसे किया क्यों नहीं? अरे अमीन साहब, किया क्यों नहीं आपने? हिमाचल ने कर दिया, राजस्थान ने कर दिया, आपने क्यों नहीं किया? और आपने किया भी, हमने नहीं किया, तो जिम्मेदारी होती है उसमें। नहीं, हम तो बता रहे हैं कहां हम विरोध कर रहे हैं, कोई दंड नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं? जनता को जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पा रही है। मैं कहता हूं कि पूरे देश की पूरी जनता के लिए कोई निर्णय आता है, उसका सम्मान क्यों नहीं? क्यों नहीं? नोमानी साहब, क्यों नहीं सम्मान किया जाता? नहीं करते। नोमानी साहब, जब पूरे देश के लिए कानून बनाने की बात होती है तो हर बार कभी ट्रिपल तलाक के बहाने और कभी इस बहाने से क्यों मुस्लिम समाज अपने ही समुदाय पर इसको खतरा मानने लगता है? नहीं, खतरा मानने की बात नहीं है, लेकिन जिस तरह की कार्रवाई होती है और जिस तरह के कदम उठाए जाते हैं वो लगता है कि उसमें कहीं न कहीं जो है राजनीति है। मुसलमानों की यहाँ जब शादी होती है तो गवाह होते हैं और कादी निकाह पढ़ाते हैं तो रजिस्टर में नाम और जो है कादियों का नाम होता है, लड़का लड़की का नाम होता है, गवाह का नाम होता है और वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं। निकाह हमारे यहाँ जो वो छुप के नहीं हो सकता। गवाह होते हैं साहब। एक बात, दूसरी बात यह है कि अगर जो है उसके वैधता पर जो प्रश्न चिन्ह जो है नहीं लगाया जाता है और इसको सुचारू रूप से जो है आगे बढ़ाने के लिए काम होता है तो इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन हमको संदेह यह है इसमें कि इसमें जो है वो भ्रष्टाचार को जो है वो बढ़ावा मिलेगा। आपके संदेह पर भी बात करेंगे, लेकिन ये कर्मचारी लोग जो है वो लेन देन का मामला करेंगे, गाँव घर कस्बे के लोगों को परेशान करेंगे। बहस करने का मसला है, लेकिन रशीदी साहब, धर्म के मसले पर क्यों अपोज किया जाता है? महिलाओं के हक की बात की जाती है या बच्चों के हक की बात की जाती है, यहाँ पर तो उनके हक की बात है, फिर धर्म के नाम पर इसको अपोज क्यों किया जाता है? रशीदी साहब, तो ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, इसमें तो महिलाओं की दिक्कत की बात होगी ना फिर। रशीदी साहब, नहीं, सवाल ये है कि इसमें महिलाओं का ऐसा कौन सा फायदा है? अगर रजिस्ट्रेशन होता तलाक है, नहीं हो पाएगा, जैसे हमारे तलाक नहीं बोल पाएंगे, उससे पंजीकरण नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तलाक तो तलाक तो जिसको देनी है, तलाक नहीं हो पाएगा, तलाक तो जिसको देनी है वो देगा। दूसरी एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए बात सुनिए, जब हिंदुस्तान का संविधान बना था तो उस वक्त में आप संविधान उठाकर देखिए, हमारी इन तीन चीजों को बिल्कुल अलग रखा गया था, निकाह, तलाक और वरासत, कि भाई ये आपका पर्सनल है, आप इसको अपने धर्म के अकॉर्डिंग कीजिए। आज ऐसी भारतीय जनता पार्टी बनने के, बीजेपी आने के बाद में ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि मुसलमानों को भी इस कैटेगरी में लाया जा रहा है? और ये इतना आसान थोड़ा ही है। सुनिए, जैसे कासमी साहब ने कहा, इतना आसान थोड़ा ही है, ये पार्लियामेंट में जाएगा, इसके लिए बाकायदा कानून बनेगा, इतना आसान नहीं है। तो क्या सरकार की नजर दो शादी करने वाले लोगों पर है? क्या सरकारी मोहर की जरूरत शादी को है? और इसे क्या प्राइवेसी का दखल माना जा रहा है? इस पर बातचीत करने के लिए ऑडियंस भी है, आप कोई सवाल पूछना चाहते थे? जी, हमारा कहने का मतलब है कि जो सरकार ने ये नियम लागू किया है ये बहुत सही है और इसको किसी भी धर्म से बिल्कुल ना नापा जाए। जैसे मुस्लिम भाई, मुस्लिम समाज के लोग, एक युवा इसे सही मानता है। मैम, ये एकदम सही है, लेकिन हर कोई भी आता है, रूल कोई भी आता है, कोई भी लॉ आता है, तो उसमें सिर्फ मुसलमानों को ही नाम लेके क्यों बढ़ चढ़ के करते? क्या वो हमारे साथ नहीं है? हमारे सब दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, तो सिर्फ मुसलमानों का ही नाम उछाल दिया जाता है कि मुसलमानों के खिलाफ है। आप किससे सवाल करना चाहते थे? सभी धर्मगुरु, हिंदुओं के अंदर तलाक है, रेशो ज्यादा है, हिंदुओं ज्यादा है, नहीं, हिंदुओं का तलाक ज्यादा है। हिंदुओं में जो तलाक होता है वो तो लिखित में होता है ना। अरे नहीं, सरकारी आंकड़े आप उठाइए, हमसे ज्यादा तलाक है। कह रहे हैं कि मौखिक तलाक खत्म होगा इससे। नहीं,
हमारे यहाँ आपसे बहुत कम है तलाक। जब ये कानून सुप्रीम कोर्ट का बनाया हुआ है तो आप लोग बीजेपी को बीच में क्यों लाते हैं? कौन सा कानून सुप्रीम कोर्ट का बनाया हुआ है? सुप्रीम कोर्ट ने कहाँ बनाया? सुप्रीम कोर्ट का तो ऑब्जर्वेशन है, कोई ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट कानून नहीं बनाता, ऐसा कोई नहीं, सुप्रीम कोर्ट कानून ही नहीं बनाता। शाइस्ता, आप इसका जवाब देना चाहते हैं? पहली बात तो ये है कि मैरिज रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है। ऐसे मैरिज रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग शादी करके छुपे चोरी करके या तो सरकार में रहते हैं या विदेश भाग जाते हैं और बाद में कह देते हैं कि मैंने शादी ही नहीं की है। जब तक पंजीकृत नहीं होगी वो, चाहे दूल्हा हो चाहे दुल्हन हो। और दूसरे ये कि कह देते हैं कि ये दुल्हन दिखाई दूसरी गई थी, शादी किसी और से कर दिया। शाइस्ता जी, आप कह रही थी कि रसूलुल्लाह के जमाने में रजिस्ट्रेशन हुआ, कोई एक मिसाल बताइएगा। इस तरीके से टीवी चैनलों पर आकर के झूठी हदीस बयान करना और झूठ बोलना, ये कहां तक आपको शोभा देता है? मैंने कहा 1400 साल पहले तहरीरी तौर पर निकाह रजिस्टर्ड होता था। कब हुआ रजिस्ट्रेशन? बताइए ना कोई तारीख। होता था। अरे कब हुआ रजिस्ट्रेशन? होता था। अरे खाली चीखने से थोड़े काम चलेगा। कब हुआ बताओ ना, कोई हदीस बताओ ना जिसमें निकाह को रजिस्टर्ड किया गया। निकाहनामा है वो रजिस्ट्रेशन ही है। अरे निकाहनामा तो आज के जमाने में ना, उस जमाने में निकाहनामा सरकार को समझाइए आप रसूलुल्लाह के हवाले से बात कर रही हो। अरे क्यों झूठ बोल रही हो जब हदीस मालूम नहीं है? टीवी चैनलों पर झूठ बोल रही हो, अपनी हैसियत क्यों खराब कर रही हो दुनिया के सामने? शर्म नहीं होती है झूठ बोलते हुए? चुप रहिए, खाली चुप रहिए, चुप रहिए। आप झूठ बोल रहे हैं। हदीस बयान करके दिखा लो, कौन सी हदीस है? कौन सी हदीस है? मैं कह रही हूँ अरे कौन सी हदीस है? कहाँ पर सहाबा, किस सहाबी ने अपना निकाह रजिस्टर कराया था? होता था वही रजिस्टर था। हाँ? अरे जो निकाह होता था वही रजिस्टर, जो निकाह था वो रजिस्ट्रेशन था। वो क्या बात हुई? बयानों में और झड़पों में ये मुद्दा गुम नहीं होना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ जो बाकायदा तहरीर होती है निकाह के वक्त में, जब कोर्ट का कोई मामला आता है या हम अगर पासपोर्ट भी बनाने जाते हैं तो पहले पूछा जाता है भाई आपकी शादी हुई तो उसका सबूत क्या है, तो हम बाकायदा निकाहनामा उसमें दाखिल करते हैं। तब पता चलता है कि हाँ ये हमारी बीवी है या हम इसके शौहर हैं। तो वो तो बाकायदा सरकारी कागजात में उसको मान्यता दी जा रही है। ये नया रजिस्ट्रेशन क्या है? ये तो बिल्कुल जाहिर बात है कि हमारे जो इस्लामिक लॉ है, हमारा पर्सनल लॉ है, उसके अंदर कहीं ना कहीं चोर रास्ते से घुसने की बात की जा रही है। प्रेम शुक्ला जी, सवाल ये पूछा जा रहा है कि ट्रिपल तलाक का मामला जब कोर्ट में पहुंच गया और आप कुछ नहीं कर पाए ज्यादा, तो एक बैकडोर से आप इसको लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों के मन में हमेशा जो है अपने गलत कार्यों को सिद्ध करने के लिए इस्लाम को खतरे में डालने का एक बांग देने की आदत बन गई है। केरल में सोच गलत कोई है जो है वो भारतीय जनता आपकी पार्टी सोच की गलत सरकार है। नहीं है। नहीं, सोच आपकी गलत है। अरे विकास के नाम पर कुछ बता दीजिए। आप विकास के नाम पर कुछ बता दीजिए। आप विकास के नाम पर कुछ बता दीजिए। 3 साल में बीजेपी ने विकास के नाम पर कुछ किया हो तो बता दीजिए। सिवाय नफरत फैलाने के आपने कुछ किया है? सिवाय नफरत फैलाने के कुछ किया है? विकास के नाम पर एक काम बता दीजिए। आप 3 तलाक, गौ मूत्र, गाय हत्या और फला यही लेके चले फिरते हैं। आप एक विकास के नाम पर एक काम बता दीजिए ना। किससे ना सुनाए? नहीं, एक बात बताइए, विकास के नाम पे एक काम बता दीजिए। आपको विकास तो करना नहीं है, आपको नफरत की राजनीति करनी है, हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाना है। जवाब नहीं, आपकी छाती दर्द कर रही है। नहीं, आपकी छाती दर्द कर रही है, आपकी सोच दर्द कर रही है, ऐसे ही बात कर, आपकी सोच दर्द कर रही है, आपकी छाती दर्द कर, हमारी नहीं कर रही है। हम तो आपको आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। अपनी शक्ल देख लीजिए आईने में, अपनी शक्ल देख लीजिए आईने में, आपकी सोच क्या है? अगर आपको नहीं पता हम बता देते हैं। अगर आपको नहीं पता कि आपकी सोच कितनी गंदी है हिंदुस्तान के प्रति, हिंदुस्तान को आप आगे बढ़ाना नहीं चाहते, आप हिंदुस्तान को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, आप हिंदुस्तान को पीछे रखना चाहते हैं। आप जो कुछ कर रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर वो पूरी दुनिया देख रही है। हिंदुस्तान आगे कैसे बढ़ेगा जब आधी आबादी इस तरह से रहेगी जिसके साथ न्याय नहीं होगा? ऐसे थोड़े बढ़ेगा। नहीं तो हिंदुस्तान तब कैसे बढ़ेगा जब आधी आबादी के साथ न्याय नहीं होगा? राजनीति कीजिए। आप पहले ये बताइए, 90 लाख महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं इस खौफ के साथ क्यों जिए कि उनको कभी भी कोई भरोसे का रिश्ता 3 तलाक बोल के तोड़ दे? पहले आप ये बताइए। एक लड़की के साथ वो छोड़िए, पहले आप बताइए। रेप हुआ है, आधी आबादी अगर आगे नहीं बढ़ रही है तो कैसे फिर शादी बढ़ेगा? आप विकास पर सवाल उठा रहे हैं। नहीं, पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। 90 लाख मुस्लिम महिलाएं इस खौफ के साथ अगर जिए कि सालों का भरोसे का रिश्ता सिर्फ 3 तलाक कहने से खत्म हो जाए, और अगर ये पंजीकरण उस पर रोक लगा सकता है तो गलत क्या है? ही थोड़े करते हैं, हिंदुओं में भी होता है। नहीं, गलत क्या है? आप रेशो उठा लीजिए, ये रिकॉर्ड कहां से आ गया? ये रिकॉर्ड कहां से आ गया? हिंदुओं में तलाक का ज्यादा है, हमसे बहुत ज्यादा है।
हमारे महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं इस खौफ के साथ क्यों जिए? पहले कहां मुस्लिम महिलाओं को खौफ है? 3 करोड़, सुनिए, 3 करोड़ हिंदू महिलाएं शादीशुदा, 3 करोड़ मुसलमानों ने, 3 करोड़ मुस्लिम औरतों ने साइन करके दिया है ट्रिपल तलाक के हक में। लेकिन बहुत सारी मुस्लिम औरतें ऐसे भी हैं जो इसके खिलाफ उठ के आई हैं। खौफ तो है, जिन्हों बच्चों समेत घर से बाहर फेंक दिया गया। वो 2-4 लोग हैं जिनको बुर्का पहनाकर सामने ले आया गया है, बाकायदा आरएसएस उनको सपोर्ट कर रहा है, उनको बाकायदा बाहर लाया जा रहा है। 3-3 लाख रुपए जो है उनके लिए फीस भरी जा रही है कोर्ट के अंदर। वो ऐसी नोमानी साहब, आप ये बताइए, 2011 के सेंसस के मुताबिक 13.59% महिलाएं जो हैं उनका निकाह 15 साल से कम उम्र में हो जाता है। 49% जो महिलाएं हैं 14 से 19 साल के बीच शादी हो जाती है। जाहिर सी बात है, शिक्षा पूरी नहीं होती है तब तक, नौकरी के लायक वो तब तक नहीं बन पाती हैं। अगर उस उम्र में बच्चे भी हो जाए तो दोहरी मार, और तलाक भी हो जाए तो तेरी मार। कहाँ जाए महिलाएं? सरकार अगर उनके लिए ना कानून लाए, सुप्रीम कोर्ट अगर ना दखल दे, आपके समुदाय से तो कोई रिफॉर्म के लिए आ नहीं रहा। देखिए, मैं पहले कह चुका हूं, सरकार जो है अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। मैंने पहले कहा था यहाँ चैनल पे आपसे कम से कम 10 बार कह चुका, सरकार कानून लाए कि जो आदमी जो है 3 तलाक जो है एक सीटिंग में देता है वो आपराधिक कार्य है, इसके लिए जो है सजा जो है वो तय होना चाहिए। और यह है कि उस वक्त तलाक़े तफीज और कानूननामा जो बना हुआ है उसमें बाकायदा लिखवा दिया जाए आप ये भी कह देते हैं, उसका भी ख्याल तलाक एक साथ नहीं देगा, या उसी सांस में आप उसी वृंदावन के अंदर 5.5 लाख महिलाएं। मीठा मीठा जब कड़वा क्यों चल रहा है आपका? जो वृंदावन के अंदर जो महिलाएं कानून अब होता है हिंदू समाज में, विधवा विवाह अब होता है हिंदू समाज में, वो पुरानी बात है। वो तो बेचारी एक सती प्रथा भी थी जो हिंदू समाज से ही कोई आया रिफॉर्म करने के लिए। आप अपने समाज से किसी एक शख्स का नाम बताइए जो रिफॉर्म करने के लिए आता है। आप अपने समाज से एक शख्स का नाम बताइए। महिलाओं के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, सरकार सती प्रथा को खत्म करने के लिए राजा राम मोहन राय आए। आप अपने समाज से बताइए। आपने आंकड़ा दिया बाल विवाह का कानून बना हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके बावजूद सरकार अपनी जिम्मेदारी में नाकाम हुई, जैसा कि मौलाना ने कहा। सारिका, आप 3 साल से हम एक ट्रेंड देख रहे हैं कि सरकारें जब कोई सर्व सामाजिक निर्णय लेकर के आती हैं उसके खिलाफ इनको खड़ा होना ये अपना धर्म समझते हैं। वो चाहे सूर्य नमस्कार का विषय हो और चाहे 3 तलाक का विषय हो। एक मिनट विकास कराइए, एक मिनट विकास, नहीं वो विकास तो विकास के लिए कहिए। जिस सरकार पर विकास की बात कर रहे हैं वो सरकार अभी भी 2 महीना पहले एक सरकार 325 सीट, आप पब्लिक को बेवकूफ समझते हैं क्या जो वोट देती है? आप बता दीजिए, कुल मिलाकर के अभी 3 तलाक पर चर्चा शुरू हुई थी, तलवार चलाना सिखाइए। एक मिनट सारिका बात पूरी होनी चाहिए। जल्दी 3 तलाक पर जब 4 महीना पहले प्रारंभिक चर्चा शुरू हुई, ये लोग उसके घोर समर्थन, एक भी बात आज भी देश के सुनने के लिए तैयार नहीं थे। बाद में इनका पर्सनल लॉ बोर्ड भी समझौते की उसमें आ गया, उनको लगा नहीं 3 तलाक में कहीं ना कहीं इनकी गलती है, तो पहले ये छाती चौड़ी कर खड़े हो जाते हैं, बाद में अपनी गलती स्वीकार करते हैं। स्वीकार कर लेना चाहिए। तो संविधानिक है वो, जी हमारी गलती नहीं है वो, नहीं तो संविधान वो संवैधानिक अधिकार है और ये संवैधानिक बात है, उसको नकारना आपका काम है। देश कोई निर्णय करे उसके विपक्ष में खड़े होंगे। शादी और तलाक दोनों मसले जुड़े हुए हैं रशीदी साहब, शादी और तलाक दोनों मसले जुड़े हुए हैं। शादी और तलाक दोनों मसले जुड़े हुए हैं, इसे सिर्फ ट्रिपल तलाक की बहस के दायरे में ना लाया जाए। सारिका जी, पहले की शादियों पर लागू नहीं होगा। जिसे हम सिर्फ ये पूछना चाहते हैं जी कि हिंदुस्तान के अंदर पहला मुख्यमंत्री, सुनिए, पूरे उत्तर प्रदेश में पहला मुख्यमंत्री ऐसा है जिसने ये कहा कि मैं कट्टर हिंदू हूँ, और इसके बाद भी इनकी बात पे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी दूसरी आबादी मुसलमानों की है, वो कैसे भरोसा करेगी? आप बताइए, प्रदेश कैसे चलेगा? दूसरी बात, मुस्लिम लॉ पूरे हिंदुस्तान में एक कानून है और हिंदू लॉ में 2 तरह का कानून है। नॉर्थ में जो शादियां होती हैं उसमें जो है वो देखा जाता है शादियों में, जो शादियां होती हैं मामा भांजी के साथ शादियां होती हैं, उसमें बदलाव की बात नहीं होती है, उसमें बदलाव की बात नहीं होती है। प्रेम शुक्ला का कानून हिंदुस्तान में एक मिनट आप लोग थोड़ी शांति बनाए रखें। प्रेम शुक्ला साहब की बात सुन लें। प्रेम शुक्ला साहब, ये पूछा जा रहा है देश के अंदर फला सूबे, एक मिनट, हम तलाक के मसले पर बातचीत नहीं कर रहे हैं साहब, हम नारे जान पर बात कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला साहब, एक सीधा सा सवाल आपसे है, हिंदुओं में भी मैरिज रजिस्टर्ड नहीं होता है जब तक विदेश ना जाना हो या कोई खास सिचुएशन ना हो। अब ये बताइए कि क्या उनके लिए भी कंपलसरी है? हाँ, तो आपने क्या सारे समाज को बिठाकर बात कर लिया है ये लागू करने से पहले?
अगर मान लीजिए किसी ने ना लागू कराया, मान लीजिए किसी ने ना लागू कराया तो आपने कहा सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, क्या चुनाव भी नहीं लड़ पाएगा, ये आपने कहा है? आप कृपया सारिका जी कृपया इस प्रोसेस को समझ लें। सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया, उस निर्णय के आधार पर एक ड्राफ्ट बना, और जब कभी कोई कानून आता है किसी विधानसभा में, किसी विधानमंडल में या संसद में, तो ड्राफ्टिंग कमेटी में उसमें सारे लोगों से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की जाती हैं। प्रक्रिया प्रारंभ होते ही आशंकाएं जताकर अनावश्यक उसको मुस्लिम विरोधी साबित करके क्या हासिल होना है? अभी सर ने जैसे कहा है कि यूपी में एक पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने बोला है कि हम हिंदूवादी हैं। हमारा कहने का मतलब हम हिंदू हैं तो हिंदू कहेंगे, आप मुस्लिम हैं तो मुस्लिम कहेंगे। वो आपको विरोध में तो ला नहीं रहे कि आप मुस्लिम विरोधी हैं या मुस्लिम आप बेकार हैं। तो जो भी है आप अपने धर्म के गुरु हैं, हम अपने धर्म के गुरु हैं। अगर हम ये कहें कि हम हिंदू हैं तो ये गलत नहीं होगा। अगर आप ये कहें कि मुस्लिम ये गलत नहीं होगा। चाहे मुख्यमंत्री हो, किसी भी स्टेज का आदमी हो, किसी भी स्तर का आदमी हो, अपने धर्म में अपने जात में जीने की पूरी स्वतंत्रता है। मुसलमान नहीं होता, वो सबकी खिदमत के लिए होता है, वो हिंदू मुसलमान नहीं होता, गलत कर रहा है। वो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है, वो संवैधानिक पद पर जब कोई भी व्यक्ति बैठ जाता है वो हिंदू नहीं होता ना मुस्लिम होता है। इसलिए किसी को भी ये कहना वो पर्सनल है कि मैं हिंदू हूँ, मैं अपनी किस संवैधानिक पद पर बैठकर नहीं कहनी चाहिए ऐसी बात, ये नफरत फैलाता है। आप नौजवान लोगों को कैसी शिक्षा ले रहे हो? अच्छा समझो, अच्छा सोचो। जब भी महिलाओं के अधिकार की बात आती है, आप लोगों का धर्म जो है ना बिल्कुल खतरे में आ जाता है एक मिनट में। ऐसा क्यों? धर्म बड़ा या मानवाधिकार बड़ा? कौन कह देता है धर्म बड़ा या मानवाधिकार बड़ा? दिया कि धर्म हमारा धर्म को हिंदुस्तानी में सीमित है। एक मिनट सर, इस्लाम बड़ा या महिलाओं का मानवाधिकार बड़ा? वो धर्म क्या जो महिलाओं का मानवाधिकार नहीं मानता है? के अंदर नहीं, जितना धर्म इस्लाम देता है अधिकार उतना शादी में नहीं कोई देता हो। एक मिनट, एक करके शादी के वक्त है सर, आपकी बात ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाएगी, दर्शक आपकी बात नहीं समझ पाएंगे। मैं एक पॉइंट देखता हूँ, शादी के वक्त जितना अधिकार इस्लाम देता है, आप खुद समझते होंगे कि महर की एक बड़ी रकम दी जाती है, सारी जिम्मेदारी मर्दों के ऊपर डाली जाती है। रकम कितनी होती है ये सबको पता है? नहीं, सबको मालूम है, लाखों जितना चाहे तय कर ले, कोई लिमिटेशन नहीं होता है, जितना तय। लेकिन एक बात मैं एक चीज प्रेम शुक्ला उस पर जवाब देंगे, मैं एक चीज मैं उनसे एक क्वेश्चन इसमें शुक्ला जी सुन लीजिए। आपने जो अपना पक्ष रखा है सरकार में, वो जेंडर इक्वलिटी को लेकर के रखा है। अगर जेंडर इक्वलिटी को लेकर के रखा है तो क्या ये जो निकाह के वक्त हम लोग इतने राइट देते हैं कि औरतों को महर भी देते हैं, तमाम तरीके की जिम्मेदारी मर्दों के ऊपर होती है, औरत की कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं, वो दुल्हन बन के घर में रहने का उसको जो है एक इज्जत दिया जाता है, उसके बावजूद क्या ये सारे राइट जो है आप खत्म कर देंगे? महर की रकम जो दी जाती है वो महर की रकम औरत पर लागू करेंगे? इतना ही नहीं, जेंडर इक्वलिटी के नाम पर जेंडर इक्वलिटी के तहत आपने उस महिला से पूछा है वो काम करना चाहती है, घर में बैठना चाहती है? आपने उस महिला से पूछा है वो घर में बैठना चाहती है? जेंडर इक्वलिटी के नाम पर उसको जेंडर इक्वलिटी के नाम पे आप उसको घर में बिठा रहे हैं। कंपलसरी कर दिया आपने उससे पूछा उसे बाहर निकल के काम करना है, कंपलसरी कर दिया जाएगा। एक मिनट से पैसे अर्निंग करना औरत के ऊपर कंपलसरी करना, कंपलसरी किसी समुदाय में नहीं होता है, ये महिलाओं का अधिकार होता है, आर्थिक सशक्तिकरण महिलाओं का अधिकार होता है। जेंडर इक्वलिटी तो हिंदू धर्म में जो है औरतें ही मंगलसूत्र क्यों पहनेगी? मर्द को भी पहना है जेंडर इक्वलिटी। आप हिंदू धर्म पहले ठीक से पढ़ लीजिए, बकवास मत कीजिए, जरा हिंदू धर्म पढ़ लीजिए पहले, बकवास मत कीजिए। और हिंदू मुसलमान पे जिस दिन आपकी हिम्मत हो आके बैठ के बहस कर लेना। एक मिनट अरे दोनों आपको इस्लाम भी ठीक से पता है, इस पर मुझे जेंडर इक्वलिटी बराबरी क्या समझेंगे? क्यों आप जैसे जाहिर को हमारे यहाँ जेंडर इक्वलिटी नहीं है, औरतें ही क्यों पहनेंगी? हमारे यहाँ नहीं है जेंडर इक्वलिटी, इसीलिए तो कहते हैं कि औरत औरत है, मर्द मर्द है। हम तो कहते हैं औरत औरत है, मर्द मर्द है। हम तो कहते हैं कि बहुत फर्क है, औरत और मर्द में बहुत फर्क है। गर्म हो रही है, औरत रोटी पका सकती है, कई तरफ के लोगों के हैं। विजय शंकर जी भी कुछ कहना चाहते हैं और अब जेंडर इक्वलिटी का भी मसला इसमें आ गया है। आप रोटी पकाते हो घर में? देखो सारिका थोड़ी होता है, बस थोड़ी बात कहूंगा। देखो क्या है, अभी जो बात हो रही थी गुजारा भत्ता देने की, तो शाहबानो केस क्या था? शाहबानो केस गुजारा भत्ता का ही तो विषय था, और सुप्रीम कोर्ट ने गुजारा भत्ता की बात की थी। गुजारा भत्ता देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कही, ये लोग जाकर खिलाफ खड़े हो गए जाकर के। नहीं, आप बताइए, अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और सुप्रीम कोर्ट ने एक ही काम तो कहा था, मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने की, तब सामने क्यों खड़े हो गए? गुजारा भत्ते की बात थी, गुजारा
भत्ते की बात थी। ये आप हमें नहीं बना सकते हैं। आप बात करते हैं। जफर अमीन साहब, अब अगर नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स और चैरिटी यंग लाइव्स की एक रिपोर्ट की बात अगर हम करें, यूपी में अर्बन एरियाज में बाल विवाह के मामले सबसे ज्यादा बढ़े हैं। ये रूरल एरियाज की बात नहीं है सर, और ये आपकी सरकार के वक्त भी है। आप कहना चाहते हैं कि यूपी बाल विवाह मुक्त हो? नहीं, बिल्कुल मुक्त होना चाहिए बाल विवाह, हम लोग इसके कायल हैं। लेकिन रहा सवाल की जो ये मैरिज एक्ट की बात है, हम ये कह रहे हैं नेशनल लेवल पे इसको करिए कानून बना के, यूपी से क्यों नहीं शुरुआत करिए। और जितने हैं, चाहे इस देश का प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, सबसे पहले वही मैरिज एक्ट का सर, ये तो राज्यों की हम लोग सब लोग मैरिज एक्ट का उन्होंने लागू नहीं किया, कुछ राज्यों ने लागू किया, आपकी यूपी ने लागू नहीं किया। आपकी सरकार की भी नियत साफ होती है। आप अगर बाल विवाह से मुक्त कराना चाहते तो आप इसे लागू कर देते। जनता तरसत है, उसको घुमाने के लिए इन्होंने इस तरह के मुद्दे को उछाला है। बात को मत घुमाइए, पहले ये बताइए इन्होंने आपकी सरकार ने क्यों नहीं लागू किया बाल विवाह से मुक्त करना था तो किया है। चलिए प्रेम शुक्ला साहब, यहाँ लैंड प्रेम शुक्ला साहब, अगर आप लागू कर भी दें तो क्या बिहार और बाकी जगहों जैसे हालात हो जाएंगे? क्या यूपी पुलिस पर आपको लागू करवाने की जिम्मेदारी होगी जो लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाल पा रही है? मूलतः मामला ये है कि पहले उसको लागू तो होने दीजिए। पहले पंजीयन की बात जैसे शुरू कर दी वैसे ही कुछ लोग के धर्म तक खतरे में आ गए। मुझे लगता है कि एक अच्छा कानून है, उसको पहले लागू एक लफ्ज पकड़ लिया तुमने, लागू होने के बाद उसके क्रियान्वयन में ऐसा कोई कानून नहीं जिसके क्रियान्वयन में कुछ त्रुटियां ना होती हो। उन त्रुटियों को दुरुस्त करना राज्य की जिम्मेदारी है। जल्दी से देखिए, ये जो है ये अनिवार्य न हो, और ये अनिवार्य हो तो उसमें लोगों को जो है मौका मिलना चाहिए। लेकिन अगर वो शरीयत या समाज के हिसाब से जो शादी जो है हो गई है, अगर उसके वैधता पर जो है प्रश्न चिन्ह नहीं लगता है, और भ्रष्टाचार जो है कर्मचारी लोग और दूसरे लोग जो अगर इस पर रोक लग जाती तो फिर जो है वो कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। ये रजिस्ट्रेशन कराना जो है गलत नहीं है, लागू हो सकता है, ये तो आपने माना ना। चलिए, इसमें दो चीजें मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ जेंडर इक्वलिटी का मतलब जो होता है वो सिर्फ ये है कि जो उसका हक है उसको दिया जाए, जो औरत का हक है उसको दिया जाए। हमारे यहाँ दिया जाता है, इस्लाम में सारे हुकूक मौजूद हैं औरतों के। हिंदू धर्म में चूंकि औरत को तलाक के बाद में कोई हक नहीं मिलता, इसलिए वहां जेंडर इक्वलिटी की बात आती है। हमारे यहाँ तो सब कुछ मिलता है, दूसरे उसको आज़ादी होती है, तलाक के बाद दूसरी शादी कर ले, दूसरी शादी कर ले, दूसरी शादी कर सकती है, उसको हक है बाकायदा। जब तक वो इद्दत में रहती है हम उसको देते हैं। हिंदू महिला भी शादी कर सकती है। हिंदू के अंदर वो चीज नहीं है, तो इसलिए वहां मिलना चाहिए। हिंदू के अंदर भी है सर, नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ कहीं ना कहीं 17 साल लगते हैं तलाक देने में। एक मिनट, जल्दी से। इस वक्त जो यूपी के हालात है और वहाँ जिस तरह से दलितों पर और मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं, उससे रुख फेरने के लिए इस तरह के जो है इशूज उछाले जाते हैं। वरना देखा जाए तो ये कोई इशू ही नहीं है। मुसलमानों में ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन होता है और वो रजिस्ट्रेशन सरकार भी मानती है। हम लोग के यहाँ जब निकाह होता है तो उस वक्त तहरीरी तौर पर बाज़ाब्ता काजी जो है लेटर जारी करता है, और हर सरकारी महकमे में वो लेटर माना जाता है। तो ऑलरेडी तो ये रजिस्टर्ड निकाह है। चाहिए, हंगामा नहीं होना चाहिए, और हंगामे में ये मसला गुम नहीं होना चाहिए। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही।